बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेली गई, जिसमें सीरीज़ जो है 2-2 से बराबर हुई और आखिरी T20 मैच कल खेला गया, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त जो है न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। कल के मैच के हवाले से अगर बात करें तो कल बड़ा ज़बरदस्त, अगर टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया पाकिस्तानी कप्तान ने, तो पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल जो है 193 रन का सेट करते हुए दिखाई दी। पाकिस्तान ने 193 रन स्कोर किया। गो कि इस विकेट पर अगर हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त स्कोर कहा जा रहा था, लेकिन फिर न्यूजीलैंड की जब बारी आई बैटिंग की तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड ये मैच बआसानी हार जाएगा, लेकिन फिर जेम मैन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। उसके साथ साथ जिमी नेशन ने भी बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और फिर एक वक्त था कि 72 रन पर जो है 4 विकेटें गिर चुकी थी न्यूजीलैंड के और आखिरी 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए काफ़ी रन दरकार थे, लेकिन उसके बाद दोनों बैटर्स ने नाकाबिले फरामोश इनिंग खेली और पाकिस्तानी बॉलर्स को दुर्गत खोलकर जो है पिटाई करते हुए दिखाई दी है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो जीता हुआ मैच पाकिस्तान एक वक्त में दिखाई दे रहा था, न्यूजीलैंड ने मैच जीतकर सीरीज जो है 2-2 से बराबर कर दी। सारे सूरत हाल पर मैच के हवाले से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मौजूद हैं जाफर हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनके साथ काशिफ फारूकी साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। तीनों से कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर एशिया कप और उसके साथ साथ पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है इंडिया में, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी के पास आते हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? कल शहजादे भाई बहुत ज़बरदस्त और अच्छा मैच हुआ है, क्राउड भी काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुआ है। और मकसद हम जब तीसरा या चौथा मैच चल रहा था, हमारी आपके इसी विनस के प्लेटफॉर्म से बात हुई थी, जो उस मैच में बारिश हो गई थी। उस मैच में विनस ने ये चिपमैन ने आपको पता 71 रन्स किए थे और जब बारिश हुई थी तो उस मैच में भी हमने यही बात की थी कि अगर ये मैच कंप्लीट होता, आज स्कोर बोर्ड लगने वाला था और उस दिन भी अच्छा मैच होता, लेकिन कल का जो मैच है न्यूजीलैंड ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पिंडी की विकेट जो है बैटिंग पैराडाइज है, तो कल उस बैटिंग पैराडाइज पे जब न्यूजीलैंड ने आपको टॉस जीतकर बैटिंग की दावत दी, तो उसी वक्त मालूम हो गया था कि पाकिस्तान जो है आज बहुत ज़्यादा स्कोर करेगा। लेकिन 5 ओवर्स तक जिस तरह बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप चली, 5 ओवर में तकरीबन 45 रन 9 के रेट से उन्होंने बना लिए थे। उसके बाद जैसे ही बाबर का आउट होना है और उसके बाद जो है आपको तकरीबन 3 बॉलों पे जो है ना 2 विकेटें और गिर गई आपकी, जो तसलसल बैटिंग का आ रहा था फ्लो टूट गया। उसके बाद रिजवान अकेला था, लेकर चल रहा था टीम को और रिजवान ने गो के 98 रन बनाए, लेकिन वो हमारे काम ना आ सके। और रिजवान को ये एजाज़ भी कल के मैच में हासिल हो गया कि मुसलसल तीसरे साल उन्होंने 1000 रन जो है मुकम्मल किए हैं। इससे पहले हमारे प्लेयर्स ने नहीं किए थे। रिजवान ने ये एजाज़ हासिल किया पाकिस्तान की तरफ से। और थ्रू अगर मैच पे बात की जाए, जब हमारी मकसद जो 193 का टारगेट लग गया था, तब तक भी नज़र आ रहा था कि हम मैच जीत चुके हैं। मकसद पाकिस्तान टीम उस वक्त तक भी मुझे लग रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमने मैच जीत लेना है, क्योंकि स्कोर बोर्ड बहुत बड़ा लग गया। और जिस तरीके से आगाज़ हुआ था न्यूजीलैंड की टीम का, शहनशाह ने अपने पहले ही ओवर में आपको उनके 2 बेहतरीन बैट्समैन जो आउट कर दे दिए और उसके बाद प्रेशर में चला गया न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड के जब चिपमैन आए, चिपमैन में टेक्निक और टेम्परामेंट से जो उन्होंने अपनी इनिंग्स बनाई है वो बिल्ड करता गया। उस लड़के ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो पहली दफ़ा टूर कर रहा है बैरून मुल्क न्यूजीलैंड के बाद। मैं आपको बता दूं कि चिपमैन इससे पहले जो है हांगकांग की टीम से खेलते रहे थे न्यूजीलैंड में, लेकिन हांगकांग में उन्होंने करियर शुरू किया। उसके बाद न्यूजीलैंड जाने के बाद फिर उन्होंने न्यूजीलैंड को ज्वाइन किया और न्यूजीलैंड ने जो नए लड़कों की टीम भेजी उसमें चिपमैन सरे फहरस्त नजर आ रहा था। और पहले दिन से हमें पता चिपमैन जो है स्कोर करता हुआ आ रहा है और जो तसलसल का उसके बाद नेशन ने आकर जो उनका साथ दिया है वो बहुत आउटस्टैंडिंग साथ देते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल कल के मैच में जिमी नेशन है। जाफर हुसैन साहब है,
न्यूजीलैंड की बी टीम दौरा करने आए। पहले 2 मैचेस जिस तरह T20 के खेले गए जिसमें बासानी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। पिंडी की विकेट के लिए यही कहा जा रहा था बैटिंग पैराडाइज है और वही कुछ कल के मैच में भी होता दिखाई दिया। गो के लास्ट मैच में बारिश की नज़र हो गया था वो मैच। पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के हवाले से अगर बात करें जाफर हुसैन, तो इस वक्त अगर T20 की बेस्ट बॉलिंग लाइन अगर पाकिस्तान के लिए कहा जाए तो मेरे ख्याल में इसके कोई दूसरा ऐसा चीज़ नज़र नहीं आती कि दुनिया में कोई भी ऐसी टीम हो जिसकी बॉलिंग अटैक जो है T20 में इतनी मजबूत दिखाई देती हुई नजर आए। जहां पर कल पाकिस्तानी टीम में एहसान उल्लाह अपना पहला मैच खेलते हुए पाकिस्तान के अंदर नजर आए। वो कि थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर था, लेकिन जो बैटिंग का मुजाहरा चिपमैन ने कल किया है पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ, शहनशाह आफरीदी, हारिस रऊफ, उसके बाद एहसान उल्लाह, फिर शादाब खान, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? और इस बी टीम के खिलाफ जो कामयाबी बी टीम ने हासिल की, सीरीज़ को बराबर करने में कामयाब रहे, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए शहजादा मोइन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की बी टीम, ऐसा नहीं है। 7 लड़के बिल्कुल नए आए थे जाफर हुसैन साहब। देखिए टीम ग्राउंड में जब नेशनल टीम खेल रही होती है वो कोई ए टीम बी टीम नहीं होती है, वो आपकी जो है ना मेन पाकिस्तान टीम से खेले। और आपने देख लिया, अगर आप उसको बी टीम जाहिर करें तो बी टीम ने हमारी मेन टीम का क्या हाल किया आप देख सकते हैं। और सीरीज़ अगर इसी तरीके से चलती है तो बराबर भी नहीं होनी चाहिए थी, 1 साइडेड हमें जीतना चाहिए था पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर हमारे बॉलर्स इतना कैसे पिट गए, इतने रन्स कैसे दे दिए, 194 रन्स देना, और वो भी 4 बॉल पहले, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। लेकिन इस तरह के सवालिया निशान रावलपिंडी की पिचेस पे होते रहे हैं। अगर आप माजी में चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जिन पे हमारे बॉलर्स जो है ना उनकी बड़ी दुर्गत बनती रही है, और अगेंस्ट जो बैट्समैन हैं उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस पिच पे बड़े सवालिया निशान आ गए हैं जो पिंडी की पिच है। लेकिन अगर टेस्ट मैच में भी इतने रन्स बन रहे हैं और ड्रॉ हो रहा है, और उसके बाद T20 में भी इतने रन्स बन रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि वहाँ पे जो फ्रेंडली विकेट्स हैं वो किस तरीके से अपना बिहेवियर पेश कर रही है, देखना पड़ेगा। लेकिन जो मैच था कल, क्राउडेड मैच था, बहुत अच्छा मैच था, सब ने इंजॉय किया। छक्के चौकों की बारिश भी होती रही और गिल्लियाँ भी उड़ती रही। आपने देखा एक मौके पर जो है ना पाकिस्तान को अपर एज हासिल था। लेकिन जिस तरह आप देखते हैं चैपमैन ने जो मुजाहरा किया अपनी बॉलिंग का, जिस तरह जावेद साहब कह रहे थे कि हांगकांग से भी खेलें, उनकी पैदाइश ही हांगकांग में हुई और उसके बाद वो ऑकलैंड आ गए थे। तो इसका मकसद ये है कि उन्होंने बाकायदा जो है ना क्रिकेट अंडर 19 अंडर 15 खेल के जो है ना उन्होंने अपने आप को जाहिर किया। और अंडर 15 में जब वो थे तो अंडर 19 की तरफ से वो खेल रहे थे, तो उनकी नेशनल टीम के जो है ना बाकायदा वो रुकन रहे हैं और पूरी उसी तरीके से जो एक क्रिकेटिंग एक जो कैरियर होता है उसी तरीके से स्टार्ट किया। और आज आपने देख लिया कि जिस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली उसी के बैक पे जो है उन्होंने मेन टीम ओडीआई में उनको शामिल किया गया। एक अच्छी इनिंग्स थी और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए, और एक बड़ा अच्छा, एक सबसे ज्यादा रन्स 290 रन्स बनाना और 5 मैचेस में, ये भी एक रिकॉर्ड है जिस तरह उन्होंने बनाया है। लेकिन अगर थोड़ी सी हम बात करें तजुर्बाकारी की, तो इस मैच के अंदर शहनशाह आफरीदी को थोड़ा सा तजुर्बा ज़रूर हासिल था जिपमैन पे, लेकिन उन्होंने जो है तजुर्बाकारी का फ़ायदा उठाया नहीं। जिस तरह जिपमैन शॉट खेलते नजर आए शहनशाह आफरीदी के खिलाफ और दीगर बॉलर्स के खिलाफ है, तो हम समझते, आप समझ रहे हैं कि जो बॉलिंग अटैक है हमारा वो कुछ कमज़ोर सा है। अगर बॉलर्स पिटना शुरू होते तो लाइन लगती हुई नजर आती है बॉलर्स की। मैं ये जो समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, देखिए हमारे जो बॉलर्स यूज़ हुए हैं, जो हमारे कप्तान ने यूज़ किए, उनको पहले यूज़ कर लिया है। अब चिपमैन आए 5वें पे, जिमी नेशन आए 6ठे पे, तो वहाँ पे बॉलिंग करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ़हीम अशरफ थे, इमाद वसीम थे, शादाब थे। अच्छी बॉल की 4 में 21 बात बता रहा हूँ आपको कि एहसान उल्लाह, हारिस रऊफ और हमारे मेन बॉलर जिनसे जो हमारे अटैकर समझे जाते हैं, जो कि विकेट्स ले रहे हैं, जो मुसलसल खेल रहे हैं, शहनशाह आफरीदी, हारिस रऊफ जो पिछले मैच का हीरो भी है हारिस रऊफ, तो ऐसे मौके पे वहां पे उनको ओवर्स नहीं मिल रहे थे, उनके 2-2 ओवर्स कंप्लीट हो गए थे। तो मैं ये समझता हूं कि वहां पे उनको इजी खेलने का मौका मिला है। तभी आप देख लें कि रिजवान ने अगर 62 बॉलों पे 98 रन बनाए हैं, तो चिपमैन ने जो है ना वो 55 बॉल्स पे जो है ना वो सेंचुरी बना चुके थे। तो बड़ा एक चीज आप देखें, जो पोजीशन होती है ना बैट्समैन की और जो बॉलर्स की पोजीशन होती है कि किस मौके पे कहां किसको यूज करना है, इसी पे यूज करना है। इसी पे थोड़ी सी बात कर लें बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से काशिफ फारूकी साहब से। काशिफ साहब क्या कहेंगे, बाबर आजम की कप्तानी में बड़ा सवालिया निशानात उठते दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त था कि 10 ओवर में 72 रन स्कोर किए थे न्यूजीलैंड ने, 4 खिलाफ
खिलाड़ी आउट हो गए, फिर वही 6 विकेटों से न्यूजीलैंड कामयाबी हासिल करती दिखाई दी। जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि बीच में हमने तमाम बॉलर्स को यूज़ कर लिया था, जिमी नेशन 6 नंबर पे है, 5वें नंबर पे जिमी नेशन बैटिंग कर रहे थे, तो क्या समझ रहे कप्तानी का फुकदान थोड़ा सा नजर आया कमी उसको बाबर आजम की? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वीनस टीवी का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया। सबसे पहली बात है कि जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो सब उसकी तारीफें शुरू कर देते हैं और जब हारने लगता है तो उसकी नेगेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। वजह यह है कि कप्तान तो खैर अभी यही रहेंगे बाबर आजम। हाँ, जहाँ ये बात है कि जहाँ पाकिस्तान के जब ओपनर थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर वो लाइन लग जाती है, जैसे कल के मैच में हुआ है। मगर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये एनालाइज कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर आप देखें हमारे फास्ट बॉलर दुनिया के नंबर 1 पेयर में, यानी कि हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी, ये इतने जबरदस्त बॉलर, मगर कल आप देखिए मूव नहीं हो रहा था। वो जहां गेंद कर रहे थे वहीं पर चिपमैन ने वहीं पर शॉट मारे और छक्के चौके की बरसात की है। तो वहां पर थोड़ा सा लैक्स ये है कि विकेट जो है ना बिल्कुल सीधी मुझे नजर आ रही थी, वरना जरा से भी आपने देखा यॉर्कर फेंका ये वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, मगर जहां उन्होंने बाउंस किया वहां पर कोई भी मूव होते हुए नजर नहीं आ रही थी। सर यही तो मैं पूछ रहा था जाफर साहब से कि शहनशाह अफरीदी को तजुर्बा हासिल है T20 के अंदर, हारिस रऊफ को तजुर्बा और होम कंडीशन में, तो इस तजुर्बे का फायदा उठाना चाहिए था। इसका बिहेवियर सेकंड इनिंग में बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो गया। बिल्कुल आप देखें बिल्कुल मूव नहीं हो रही। 10 ओवर तक हमारे साथ थी विकेट, 10 ओवर के बाद हमारे साथ विकेट ने बिहेवियर चेंज कर दिया है, उसका भी है। मगर ये कि जीतना चाहिए था। मैं भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को थ्रू आउट ये 1-3 से जीतना चाहिए था, क्योंकि एक मैच तो ड्रॉ हो गया था। मगर उन्होंने भी अच्छा खेला। अब दूसरी टीम को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो भी खेलना है। पाकिस्तान ये आज पहली बार इतने नंबर करके चेस नहीं किया, ये 5वीं बार हुआ है पाकिस्तान के साथ। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने भी कर चुके हैं, न्यूजीलैंड भी कर चुके हैं इनके खिलाफ। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि इतने रन करके और टारगेट करवा दिए। मगर ये मुझे कल जो नजर आया बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ है, और जहां पर एहसानुल्लाह को बॉलिंग देनी चाहिए थी वहां पर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। और फिर स्पिनर में हमाद ने अपना ओवर पूरा कर दिया, तो उनको मजीद उसको शादाब को भी एक ओवर और देना चाहिए था। मगर खैर वो एक विकेट का भी और उनकी जो बैटिंग थी उनका एक टाइम था चिपमैन का भी, जो उसने जहां शॉट खेला वहीं पर उसको बिल्कुल जहां शॉट खेला वहां शॉट लगते दिखाई दिए। जावेद साहब कल के मैच में अगर हम बात करें तो शादाब खान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में हमने देखा कि ऑफ कलर नज़र आए, फिर सीरीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ होम कंडीशन पे खेली जा रही, वहाँ भी शादाब ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि डग आउट पे मोहम्मद नवाज भी बैठे हुए हैं? शहजादे भाई देखें, शादाब पे हमने पहले भी बात की थी जब अफगानिस्तान का टूर कर आए थे, और पिछले जैसे ये सीरीज़ T20 शुरू हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहले 2 मैचेस में आपको शादाब खान कैमरे में भी नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी फील्ड जो होती है जेन्युइन फील्ड, वो वहाँ भी नहीं आ रहे थे, और ये ऑफ कलर तो नज़र आ ही रहे हैं। मुझे लग रहा है इनके साथ कोई मसला है टीम में, और जैसे हमने आपको कहा था शादाब खान का तो नाम भी आखिरी लम्हों में शामिल किया गया था T20 के लिए। अब उनको पता है कि बेंच पे नवाज तो बैठा हुआ है, और पाकिस्तान के पास आपको पता अब बेंच पे जो है रिप्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त और तगड़ी बैठी हुई तमाम प्लेयर्स को पता है। तो इसलिए शादाब खान की कारकर्दगी में वो तसलसल नज़र नहीं आ रहा है। कल भी देखें बाबर ने सिर्फ उससे 2 ओवर्स कराए, 2 ओवर्स में भी उसको मार पड़ी है। और देखिए जैसे मकसद कप्तान कह रहे थे कि जब वो चिपमैन खेल रहा था उस टाइम उसने शादाब खान से ही अटैक शुरू किया, उसके बाद जो भी मैन बॉलर्स आए हैं उन पर वो अटैक करते रहे। तो शादाब को 2 ओवर, जैसे मकसद काशी भाई ने कहा कि शादाब को कम से कम उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करवा देते, 1 ओवर करवा देते, क्योंकि फास्ट बॉलर जो थे उनसे तो बॉल हो ही रही थी, उन जगह पे बॉल पड़ ही रही थी। और जैसे कह रहे सेकेंड इनिंग में विकेट कुछ ज्यादा ही तकरीबन 10-12 ओवर्स के बाद और सीधी हो गई थी, जो मकसद बॉलर्स को रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते, इसका क्रेडिट जो है आपको न्यूजीलैंड को देना होगा। जिस तरीके से नेशम और चिपमैन ने 128 रन की पार्टनरशिप की है, यही पार्टनरशिप थी जो इनको मैच बिल्कुल निकाल के इनके हाथों से लेगी, क्योंकि 10-12 ओवर तो पाकिस्तान जीता हुआ था 10-12 ओवर्स तक, और सब यही कहते हैं 1 साइडेड मैच होगा। लेकिन कमाल है उस लड़के ने जब खेलना शुरू किया है तो आपको मैच से कोसों दूर ले गए। जाफर साहब कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, 4 मैचेस आपने एहसानुल्लाह को नहीं खिलाए। नसीम शाह और जमान खान टीम के अंदर इन आउट होते रहे। कल
ज़रूरत थी ऐसी विकेट पर जमान खान, जिन्होंने अगर PSL में देखे तो बड़ा ज़बरदस्त उम्दा परफॉर्म किया, डग ओवर्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए भी नज़र आए। क्या सिलेक्शन कमेटी या मैनेजमेंट कल के मैच में जो है जमान खान को एक दफ़ा फिर शामिल करती है, बजाय इसके कि एहसानुल्लाह को आपने आखिरी मैच खिला दिया? जी, जमान खान को क्यों शामिल करती? उससे अच्छी बॉलिंग तो नसीम शाह कर चुके हैं, वहाँ पे उनका रिकॉर्ड है, हैट्रिक भी कर चुके हैं मुख्तलिफ मैचेस में। तो अगर नसीम शाह को क्यों नहीं कह रहे आप? जमान शाह में क्या ख़ास बात है? मकसद ये है कि जो टीम उतारी गई है, कप्तान ने उतारी है, तो इट्स मीन कि उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा, अपने एहसानुल्लाह को मौका देना था और मौका दिया, अच्छी बात है। पहले मौका मिल जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह उन्होंने दुबई में बॉलिंग की थी, जिस तरह PSL में बॉलिंग की थी, अगर वो कंटिन्यू करते यहाँ पे T20 में भी करते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा ऑफेंसिव साबित होते। बिल्कुल जाफर साहब, जब पहला ओवर उन्होंने किया तो 1 रन उन्होंने दिए थे और ज़बरदस्त स्पीड से उन्होंने बॉल शुरू की थी। 135, 145, 147, 149.5 इस रफ्तार से उन्होंने पहला ओवर्स किया। दूसरा ओवर भी उन्होंने गो के 3 बॉल्स बड़े अच्छे किए थे, लेकिन उसके बाद शायद उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, या बल्ला चैपमैन का बड़ा ज़बरदस्त चलता हुआ दिखाई दे रहा था। देखिए, आप खुद ही तारीफ़ कर रहे हैं एहसानुल्लाह की, और उस विकेट पे जहाँ पे बॉलर्स की दुर्गत बन रही थी, वहाँ पे इतनी तेज़ बॉलिंग करना और इतने अच्छे 7-8 बॉलें निकाल लेना बगैर टच किए, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग है। एहसानुल्लाह ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग की, ये नहीं कह सकते कि हम बुरी की है। हाँ, देखें, कल दिन था सबका, और चैपमैन का, उसने जिस तरह शॉट्स लगाई हैं, वो ऐसे शॉट्स लगा रहे थे कि जिस तरह बच्चों को खेल रहे हैं, लेकिन नो डाउट एक अच्छे बैटर साबित हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, शहजादा मोइन और जावेद साहब भी मुझसे एग्री करेंगे कि हमारे जो टीम है, मैं सिर्फ एक खिलाड़ी 2 खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा, जो हमारी टीम है वो लेफ्ट हैंडर्स के सामने जो है ना बेबस हो जाती है, चाहे वो लेफ्ट हैंडर बॉलर हो, स्पिनर या फास्ट बॉलर, या फिर बैटर हो, कोई भी लेफ्ट हैंड हो। तो मालूम नहीं क्या हमारे जो बॉलर्स हैं, जो हमारे बैट्समैन हैं, उनको क्या खेलने में मुश्किल होती है स्पिन बॉलर को, लेफ्ट हैंडर को, या फिर हमारे बॉलर्स जो है ना वो लेफ्ट हैंडर्स को सही से उस जगह पे बॉलिंग नहीं कर पाते। ये एक चीज जो है ना, ये सवालिया निशानी है आज की बात नहीं है, जो काफी जाफर अर्से साहब से हम लेकिन नोट इस कर पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास है। अगर बॉलर्स की आप बात कर रहे हैं तो बड़ा ज़बरदस्त बॉल करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स हमारे पास बहुत है, बैट्समैन हमारे पास बहुत है, स्पिनर्स लेफ्ट आर्म हमारे पास बहुत आ रहे हैं। इसके बावजूद हम खुद आप कह रहे हैं कि हम इस पर कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। जावेद साहब चलें, जावेद साहब से सवाल से पहले बात। जाफर भाई ने जो ये बात की ना लेफ्ट हैंड बैट्समैन की, ये माजी में भी हमारे साथ ऐसा होता रहा है। जब भी आप माइकल बेवन को ले लें, एडम गिलक्रिस्ट को ले लें, युवराज सिंह को ले लें, ये लेफ्टी जिस दिन भी हमारे खिलाफ खेलते ना, उस दिन हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर भी होते ना, वो नहीं चल पाते। देखिए, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, ये अपने जोबन पर होते थे, आकिब जावेद हो गया, लेकिन जिस दिन भी जो लेफ्टी हमारे गले पड़े थे वो हमेशा से मार कर गए। ये बाद में बिल्कुल कोई दो राय नहीं। जाफर भाई ने बहुत जबरदस्त पॉइंट निकाला है, क्योंकि अक्सर और बेशतर हमारे साथ ये जो भी ये सलूक हुआ है, मैच हमसे जो छीने हैं ना, अक्सर और बेशतर लेफ्ट हैंड बैट्समैनों ने छीने हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कल भी चैपमैन लेफ्ट हैंड था और उसकी जो शॉट थी, प्रॉपर शॉटें मार रहा था। एक तो होता है ना लट मारना, बल्ले घुमाना, नहीं, प्रॉपर शॉट है। जिस तरीके से उसने शाहीन शाह को आखिरी ओवर्स में आड़े हाथों लिया है ना, वो कमाल की शॉट थी। उसके बाद उसने हारिस राव को कोई बॉल भी जो है ना बैक फुट पे नहीं खेली, फ्रंट फुट से निकल कर खेली। जितने पे उसने हारिस राव को खेला, फ्रंट फुट पे बाहर निकल कर खेला है और बड़े लंबे लंबे उसको छक्के मारे। और नेशम ने एहसानुल्लाह के साथ जो है ना, नेशम का साथ चला, नेशम ने जिस तरीके से उसको मारा है एहसान को, कमाल की शॉटें उसने खेली। नेशन की बैटिंग बहुत दिन से चल नहीं रही थी। नेशन के हवाले से बात कर ले जाफर हुसैन साहब। जाफर हुसैन साहब क्या कहेंगे, जिमी नेशन जो है एज ए तजुर्बेकार, जिस तरह कल बैटिंग का मुजाहरा उन्होंने किया, भरपूर तौर पर साथ दिया चैपमैन का, और जिन्होंने 128 रन की पार्टनरशिप कायम की और मैच को फिनिश किया। हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैटर्स, अगर बात कर लें बाबर आजम की ही क्यों ना हम बात कर लें, मैच फिनिश करने वाले कोई बैटर्स नज़र नहीं आते ऊपर नंबरों पर। हाँ सॉरी, हम देखें शहजादा बिन, बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ऊपर नंबरों पर बैटिंग करने ने, आपके सामने रिजवान ने कितनी अच्छी बैटिंग, मैच फिनिश नहीं कर पा रहे ना सर। मैच फिनिश ओपनर का काम नहीं है ना, आपका जो है आपके मिडिल ऑर्डर, आपका ऑलराउंडर, आपके 6-7वें नंबर वाला खिलाड़ी जो है ना मैच फिनिश करता है। और कल बॉलर्स ने फिनिश करना था, कल बैटर्स का तो ताल्लुक ही नहीं था। तो बॉलर्स में आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा बॉलर्स इतनी अच्छी तरीके से वहां पे जो ना अपने डेड बॉल नहीं करा सका, ये कह सकते हैं। क्योंकि इसी डेड बॉल के लिए शायद मैंने आपसे कहा था कि जमान खान अगर हमारे साथ टीम में मौजूद होते तो डेड बॉल बड़ी जबरदस्त करते हैं, स्लो वन बड़ी जबरदस्त करते हैं वो।
मकसद डेथ आवर्स का बॉलर जमान खान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हारिस लेकिन रऊफ है, बिल्कुल। और हारिस रऊफ देखिए ना, आप यही कितना अच्छी आपके bowling bowlers थे करते जो हैं। बचा और के देते थे। ऐसी बात देखिए, वही बात है, नहीं आपने डेथ ओवर्स में आपके एहसानुल्लाह नहीं करते क्या, वो भी अच्छी बॉलिंग, आपने दुबई में मैचेस जितवाए उन्होंने। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा, मेरा मकसद ये है कि वो लेफ्ट हैंडर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो दुबई में आपका फाइनल खेला जा रहा था एशिया कप का, और मैथ्यू वेड ने जो है ना वो शाहिनशाह अफरीदी को मारा था, वो क्या था, वो भी लेफ्ट हैंडर था ना भाई। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हमारे बॉलर्स अभी तक लेफ्ट हैंडर्स को कैसे काबू करना है, इस पे नाकाम रहे हैं। बिल्कुल इस पे नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के T20 सीरीज़ के हवाले से, तो मज़ीद भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब से पास आते हैं। जैसा बात हो रही थी लेफ्ट हैंडेड के हवाले से, और ख़ासकर अगर हम देखें तो जहाँ पर भी जाफर हुसैन ने भी कहा कि लेफ्ट हैंड में अगर कोई बॉलर्स आ जाए, बैटर्स आ जाए, तो हमें परेशानी का सामना होता है। अगर हम माजी में देख लें तो लेफ्ट हैंड स्पिनर्स ने भी पाकिस्तान को, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे और T20 हो, सभी में परेशान किया। क्या कहेंगे इस हवाले से कि कमज़ोरियाँ शायद हमारे पास नज़र आ रही हैं, लेकिन इसको काबू करने वाला कोई नहीं? हाँ शहजादे भाई, देखिए कमज़ोरियाँ, देखिए अब जब पीछे माजी में गए, जैसे जाफर भाई ने बताया है, तो ये लेफ्ट हैंड जो है बैट्समैन जब भी आया है हमारे बॉलर्स को उसने आड़े हाथों लिया। जिस तरह मैथ्यू वेड की बात कर लें, हमारा मैन बॉलर शाहिनशाह अफरीदी जो है, उसको जिस तरीके से छक्के मारे आखिरी ओवर्स में, तो उसने माइक ऐसी था है, उसने भी यही किया था जब सईद अजमल था। तो अब देखें जितने भी क्रूशल मैचेस जो हुए ना, अगर हम हारे हैं ना, तो वो हम लेफ्ट हैंड बैट्समैन के हाथों ही हारे। इस चीज़ पे जो है ना, जो इंतज़ामिया है या बोर्ड है, उन्हें तवज्जो देनी चाहिए कि ये क्या आखिर क्या मसला है कि जिस दिन भी अगर कोई लेफ्टी खड़ा हो जाता है तो हमारे बॉलर्स छोड़ के फील्डर भी सब बेबस हो जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती। और कल बॉलर्स को देखा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज लग ही नहीं रही थी। जिस तरीके से हारिस रऊफ बॉल करा रहा था, लग रहा है कि कोई बहुत थका हुआ आया है, वो ईद पे कुछ ज़्यादा ही उन्होंने ईद मना ली। इस तरीके से हमारी टीम, और फिर जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे ना, आप जब स्कोर लग जाता है, जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, अपनी खुद एतमादी जो ना, वो आपको कभी कभी ले डूबती। कल हमारी टीम के साथ ऐसे ही हुआ है, इसी तरीके से हारी। और ये कोई वो नहीं है कि बहुत वो हो गया कि हम हार गए। देखिए क्रिकेट में अगर दो टीमें ग्राउंड में उतरती हैं तो एक ही ने जीतना होता है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी क्रिकेट हुई, और ऐसा होता है, अक्सर होता है। इसमें कोई वो नहीं है कि पाकिस्तान हार गया, वो भी खेलने आए, जीतने आए। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और हम बिल्कुल पूरी टीम को यहाँ जो है ना, वो उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दें, ये भी अच्छी बात नहीं है। कप्तानी पे तनकीद शुरू कर दें, ये भी अच्छी बात नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी बहुत अच्छी, लेकिन देखिए कप्तान क्या कर सकता है, आपको बॉल दी है। अब बॉलर्स जो है ये रिजल्ट देते थे ना। कल ऐसा हुआ कि उन दोनों जो लेफ्टी आ गए, उन्होंने हमें बॉलर्स को भी कुछ किसी खाते में नहीं लाया, फील्डर्स को भी नहीं लाया, फील्डर्स के ऊपर से फेंकते रहे, और बॉलर्स को तो उन्होंने जहां चाहे वहां मारा। आपके जो व्हाइट बॉल के तेज तरीन बॉलर थे, उनको चिपमैन ने बच्चों की तरह मारा। बिल्कुल बच्चों की तरह मारा। जाफर हुसैन साहब, लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, तो जहाँ पर हम देखें कि जहाँ पर बैटर्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नजर आता है लेफ्ट हैंडेड पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे, तो अगर हम देखें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पाकिस्तानी 5 डे क्रिकेट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए नजर आए हैं। माजी में अगर श्रीलंकन स्पिनर्स की भी बात कर लें, बांग्लादेशी स्पिनर्स की भी बात कर लें, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान उन्होंने किया है, और विकटें भी लेते हुए दिखाई दिए। क्या कहेंगे इस पर? देखें सिर्फ यही बात नहीं है, काफ़ी ऐसे मैचेस जो है ना, क्रूशल मैचेस में जो है ना, उन्होंने इस तरह के लेफ्ट हैंडर्स को ला के जो है ना, वो बिल्कुल ही मैच का नक्शा ही बदल दिया है। मुझे याद है कि 2004-05 में, जब 2006 में जब श्रीलंका का टूर था पाकिस्तान टीम का, तो बॉब वुलमर उस टाइम जो है ना कोच हुआ करते थे। उन्होंने ख़ास ट्रेनिंग करवाई थी यूसुफ को और यूनुस खान को, किसकी, आपके मुरलीधरन के। और उस अंदाज में जो है ना, वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे सिर्फ और सिर्फ मुरलीधरन के उसी स्टाइल से जो है ना बॉल फेंकते थे कि किस जगह पे पड़ती है और कहाँ निकलती है, क्या करते हैं। यूनुस को भी करवाई थी और यूसुफ को भी करवाई थी कि इस तरीके से इसको खेलना है,
इसको इस जगह पे ऐसे नहीं खेलना कभी भी। तो ये सारी चीज़ें आप किसी से पूछें, उस टाइम जो है ना प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए थे यूसुफ, जिन्होंने वहाँ पे सीरीज़ जीती थी, और यूनस खान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। उन्होंने सबसे अच्छी जो यूनस खान ने खेला था वो मुरलीधरन को ही खेला था। तो ये चीज़ें जो है ना हम उसको लेक कर रहे हैं। आज अगर हमारे इतने अच्छे अच्छे कोचेस मौजूद हैं, लेकिन चूंकि एक चीज़ जो होती है ना वो पूरा नक्शा बदल देती है। एक बॉलर आपके जो मैच विनिंग करता है वो बॉलर या बैट्समैन ही करता है, तो उसका अगर पूरी तैयारी कर ली जाए तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच जो है ना हमारे हाथ में रहेगा। यही बात है कि कोचेस को जो है ना वो तरजीह देनी चाहिए कि हमारे बैटर्स को कहाँ पे बॉलिंग करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है। अगर कोई, जिस तरह हम बात करते हैं कि भाई टेक्निक जदीद दौर आ गया है, इसमें जो है ना आपका वीडियो एनालिस्ट आ गया, ये सारी चीज़ें निकाल के देते हैं कि ये बॉलर इस जगह पे बॉल करता है, ये बैट्समैन इस जगह पे खेलता है। यहाँ पे हमारे जो वीडियो एनालिस्ट हैं वो नाकाम नज़र आते हैं कि वो बताएं कि भाई इसको यहाँ बॉलिंग करें तो मेरे ख्याल में ये फ़ायदा हो सकता है, जो कि हम लेक कर रहे हैं। बिल्कुल लेग करते हुए नजर आते हैं, फ़ायदा उठाने में नाकाम नजर आए। काशिफ साहब, अगर कल के मैच में हम देखें तो ओवरऑल बॉलिंग तो नाकाम नजर आई, लेकिन हमने देखा कि ग्राउंड फील्डिंग पाकिस्तानी टीम की कुछ बेहतर नजर आई। क्या कहेंगे फील्डिंग के हवाले से? फील्डिंग तो माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत बेहतर रही है, और पिछले वाले मैच में तो उन्होंने तो इतने खास फील्डिंग नहीं की थी, मगर इस वाले में ज़बरदस्त। मगर आप फील्डिंग के अलावा अब मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि हमारी जो कल की जो पिच की बिहेवियर था ना वो 10 ओवर के बाद से सेकंड इनिंग में बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो गई थी, चेंज हो गई। मैं जो नोट कर रहा था, मैच पूरा देखा मैंने, उसमें यही चीज़ नोट कर रहा था, जो हमारे शहंज अफरीदी और क्या नाम है हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग करी, उनकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी, ना इन स्विंग थी ना आउट स्विंग। जब भी सीधी सीधी बॉल पे जहां बॉल करा रहे थे वहीं पर उनको चौके छक्के पड़ रहे थे, तो लिहाजा पिच का बिहेवियर भी थोड़ा चेंज था। पिच का बिहेवियर भी चेंज था। जाफर हसन साहब, मोहम्मद हारिस टीम का वनडे टीम में जो है ले लिया गया है उन्हें। अगर बात करें इस ओवरऑल T20 सीरीज़ के अंदर, तो अम्माद वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है बॉलिंग्स में, कुछ बैटिंग में भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी है। गो के शायद सिलेक्शन कमेटी या मैनेजमेंट वनडे सीरीज़ के लिए अम्माद वसीम को कंसिडर करते में नाकाम नज़र आ रही है। क्या कहेंगे अम्माद वसीम के बारे से? देखिए, जो साल है ये वनडे का साल है, और इसमें जो है ना आपको वही टीम तश्कील देनी है, क्योंकि आप तैयारी शुरू कर देनी है। अब आपके पास मौका नहीं है कि आप नए किसी खिलाड़ी को आजमाएं या पुराने किसी खिलाड़ी को आप जो है ना वो ला के चेक करें। तो ये अब जो है ना आपने जो टीम तश्कील देनी है, अब यही टीम जो है ना वो वर्ल्ड कप खेलेगी। तो अगर आप देख लें कि इमाद वसीम की जगह नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही, क्या रीज़न है, किसकी जगह फ़हीम अशरफ जो कि बिल्कुल ही फॉर्म नहीं है, उनकी बिल्कुल फॉर्म ही दिखाई नहीं दे रही है, वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं, उन पे ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है। अब ये बात भी सोचने की बात है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो क्या देखकर जो है वनडे के अंदर वसीम जूनियर टीम का हिस्सा है, फ़हीम अशरफ टीम से बाहर T20 के अंदर शामिल थे, लेकिन वसीम जूनियर जो है वनडे टीम का हिस्सा नज़र आता है। गो के वसीम जूनियर का आपने देखा है कि लास्ट जितने भी मैचेस देखने कोई खास कारकर्दगी नज़र नहीं आ रहे। बेटर अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के शोबे से शायद उन्हें सेलेक्ट किया गया तो उससे बेहतर शायद अम्माद वसीम आपको नज़र नहीं आ रहे। देखिए, किसी एक प्लेयर्स के अमाद वसीम नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और वनडे में उनकी कारकर्दगी आपको मालूम है कि 2019 का आपके जो है ना वो अफगानिस्तान के खिलाफ तो मैन ऑफ द मैच रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे मैचेस वो जितवा चुके हैं, ये और चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, वो वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छे बैटर्स और अच्छे ऑलराउंडर हैं पूरे, और उनका ICC में भी उनका जो है ना बड़ा अच्छा रैंक था। अब जब खिलाड़ी को खिलाएंगे नहीं तो वो कैसे आप जो है ना उस पर भरोसा कर सकते हैं कि भाई वो रैंकिंग भी अच्छी कर लेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी दे देगा। तो मेरे ख्याल में कल बाबर आजम ने भी उससे सवाल हुआ था अमाद के बारे में, तो बड़ी तारीफ की है उन्होंने अमाद वसीम की कि बहुत डीप जाकर खेलता है, बहुत जबरदस्त बैटिंग है। तो मकसद ये उनके अल्फाज भी जो है उसको टीम में नहीं ला सकते। नहीं, अल्फाज देखें, आपको मालूम है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसने कप्तान से पूछ कर ही फैसला करना है। अगर कप्तान इस तरह का बयान दे रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मैंने तो कहा लेकिन टीम में नहीं लिया, तो ये भी एक गलत जस्टर जाता है सिलेक्शन कमेटी पे भी। तो मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन कमेटी है वो पूरा जो है ना आपकी टीम मैनेजमेंट से पूछती है, कप्तान से पूछती है, फिर जाके फैसला करती है। अगर इस फैसले में इमाद वसीम जगह नहीं बना पाए तो मैं समझता हूँ कि आगे अभी टाइम है, 4-6 महीने हैं अभी वर्ल्ड कप में भी, और आगे आपके एशिया कप में भी 7 मैचेस टोटल एशिया कप से पहले। हाँ, 6-7 महीने हैं और 6 से 7 मैचेस हैं। तो उस मैचेस के बिना पे अगर कोई जख्मी हो जाता है या कोई इंजर्ड हो जाता है तो शायद
वो उनको यूटिलाइज कर लें। और देखिए रद्द बदल तो हमने एंड टाइम पे भी देखा है कि टीम में जो रद्द बदल किया जाता है वो तो एन आपके जो है मैच से पहले भी, रज़ाक की मिसाल हमारे सामने 2009 का वर्ल्ड कप, और रज़ाक को यहाँ से कॉल की जाती है जब वो आखिरी 3 मैच रह जाते हैं पाकिस्तान खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं कि किसी को कमबैक करवाया गया है फ़ौरन। लेकिन जो बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने क्यों फैसला नहीं किया, उनको शामिल करना चाहिए था, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनका हक भी बनता है कि जिसके बदले उनको लाया जा रहा है वो इतने कैपेबल दिखाई नहीं दे रहे, उनके परफॉर्मेंस उस तरह की दिखाई नहीं दे रही। तो मेरे ख्याल में इमाद वसीम को तो होना चाहिए। बिल्कुल इमाद वसीम को होना चाहिए था। जावेद साहब, वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है, इस टीम के अंदर हम देखें तो 17 रुकनी स्क्वाड है, हारिस को टीम में शामिल कर लिया गया है। गो के ओपनर्स का शोबा अब हम देखते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक भी टीम का हिस्सा है, उसके साथ साथ इमामुल हक जो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते नज़र आए हैं, लेकिन माजी में हमने देखा कि उनकी कोई ख़ास कारकर्दगी टीम के साथ रहते हुए नज़र नहीं आई है। अगर इमामुल हक की जगह आप ड्रॉप कर दें और दूसरे प्लेयर्स को जो है टीम में शामिल कर लें, कोई किसी नौजवान बैटर्स को, तो वो सूदमंद साबित ना हो। नहीं शहजादे भाई, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम आपके खिलाफ खेल रही है T20 में, जो उन्होंने परफॉर्म किया है, तो मैं चाहूँगा कि इमामुल हक और शफीक जो है वो दोनों टीम में होने चाहिए, क्योंकि देखिए नए लड़कों पे आप रिलाई नहीं कर सकते। सायम को देख लें, 2 मैचेस में उन्होंने 0, पहली बॉल पे आउट, इससे पिछला जो मैच था उसमें भी 0 पर आउट हुआ है इनकी, और फ़खर भी दे लें, इनकी बैटिंग में कोई तसलसल नज़र नहीं आ रहा। जो सीनियर्स प्लेयर आ रहे हैं उनमें कम से कम ये है कि वो विकेट पे स्टे करते हैं, उनमें टेम्परामेंट है विकेट पर खड़े होने का। तो आपको वनडे 50 ओवर खेल रहे हैं, 20 ओवर नहीं खेल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा वो जो आ रहे हैं लड़के उन्हीं को ही आना चाहिए। अब इनमें से आपको पता है सारे ओपनर हैं, साइम को ले लें, फ़खर को ले लें, शफीक को ले लें, इमामुल हक को ले लें, बाबर हो, हारिस को ले लें, रिजवान को ले लें, ये सारे ओपनर ही करें। मकसद हमारे जो 3 से 4 नंबर तक होंगे वो सारे सिलेक्शन कमेटी ने ओपनर ही खिलाने हैं। तो आपको पता है वनडे फॉर्मेट बिल्कुल चेंज है, तो नए लड़के जो है ना उन पे मैं नहीं चाह रहा हूँ कि राय किया जाए, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे, जो हमको रिक्वायरमेंट है वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो सीनियर्स को खेलना चाहिए। जिस तरह बात हो रही है ओपनर्स, हमने इस वनडे सीरीज में बहुत ज़्यादा रख लिए हैं, जिस तरह उन्होंने सारे बैटर्स के नाम गिना दिए। मिडिल ऑर्डर पर हम देखें तो सलमान अली आगा है, उनके साथ इफ्तिखार अहमद नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल कैसा देख रहे हैं वनडे टीम को पाकिस्तान की? देखिए वनडे टीम नो डाउट बहुत अच्छी है, और मिडल ऑर्डर भी है, गुलाम भी मेरे ख्याल में है इसमें, और इमामुल हक भी हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम तश्कील दी है वनडे के लिहाज से। ओपनर्स की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि हम जाएंगे, क्योंकि वनडे में जो है रिजवान और बाबर तो ओपन करते नज़र नहीं आएंगे। जिस तरह जावेद भाई ने कहा कि हमारे पास ओपनर्स की तादाद ज़्यादा है, इमामुल हक ओपन करते नज़र आएंगे, फिर फ़खर जमान है, उनके साथ साथ अगर बात करें मोहम्मद हारिस भी एज ए ओपनर टीम में हिस्सा बने, अब्दुल्ला शफीक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आए, लेकिन इन केस के लास्ट सीरीज़ में वो नाकाम नज़र आए। देखिए बात यह है कि आपके ओपनर्स की लाजमी नहीं है कि आपके ओपनर्स वही हों जो कि रखे गए हैं। पिछले 2 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि ओपनर्स भी शफल कर रहे हैं, मुख्तलिफ चेंजेस की जा रही हैं। तो अगर कोई इमामुल हक मिसाल के तौर पे ओपनर अच्छे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वनडे के तो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अगर उनको ओपनर से हटा के आप 1 डाउन 2 डाउन पे ला के खिलाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये फैसला दुरुस्त नहीं होगा। आपका जो ओपनर होता है वो उसी पोजीशन पे ज़्यादा कारामद साबित होता है जिस पोजीशन पे वो खेल रहा होता है। तो एक टीम तो अच्छी है, अब वही बात है कि कैसे यूटिलाइज करता है कप्तान, कैसे किस तरीके से खिलाता है, क्योंकि इसमें राइट और लेफ़्ट का जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़रूरी होते हैं, ख़ासतौर पे ODI में। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे बैटर्स को किस तरह लेते हैं। हालांकि टीम बहुत अच्छी है, आगा सलमान भी हैं, आपके मिडल में जो है ना आपके हारिस सोहेल को शामिल किया गया, इसमें कोई शक नहीं। हारिस सोहेल को जो कमबैक करवाया गया, अब उनके ऊपर देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की कारकर्दगी दिखा पाते हैं, क्योंकि 2 मिडल ऑर्डर आपके मजबूत हैं इस वक्त, बिल्कुल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। काशिफ फारूकी साहब, वनडे टीम स्क्वाड को कैसा देख रहे हैं आप न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में? माशाल्लाह वनडे की टीम में तो अभी 3-4 जैसे बताया कि चेंजिंग होगी, लाजमी बात है, वो तो एक अलग ही है। और इमामुल हक तो एज आ ओपनर ही खेलेंगे मेरे ख्याल से, और बाकी ये रिजवान और ये बाबर 3rd पे और 4th पे आएंगे, तो उसमें तो चेंजिंग है। और इसमें माशाल्लाह बैटर के साथ साथ इसमें बॉलर की भी गुंजाइश है 2-3 की, जो फास्ट बॉलर में चेंज होंगे और वो हो सकता है वो इन हो इसमें।
बिल्कुल, थोड़ी सी बात है स्पिनर्स के हवाले से भी काशिफ साहब कह रहे हैं मोहम्मद नवाज T20 में जगह बनाने में नाकाम रहे, उन्हें कोई मैचेस नहीं खिलाए गए। वनडे में अगर हम देखें तो बैटिंग अच्छी करते हैं मोहम्मद नवाज है, गो के शादाब की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि शायद उन्हें वनडे सीरीज़ में जो है ड्रॉप कर दिया जाए, मैचेस ना मिले उन्हें, मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल किया जाए। समझ रहे हैं कि मोहम्मद नवाज ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे वनडे में शादाब के मुकाबले में? देखिए शादाब का एक इंटायरली डिफरेंट राइट आर्म लेग स्पिनर है, वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर वो भी, और ऑलराउंडर ये भी। और इनका मुआवजा होगा तो अहमद वसीम के साथ हो सकता है, मगर अहमद वसीम ने इस दफा वनडे टीम में शामिल नहीं है, मगर इस दफा जो इन्होंने T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से अहमद वसीम को T20 में रखा है। मेरे हिसाब से देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि रखा नहीं रखा, मगर मैं कहता हूँ कि अहमद वसीम को T20 के साथ साथ वनडे में भी चांस देना चाहिए, मगर वो मेरे ख्याल से यहाँ पर नवाज को ये चांस देने के हक में है कि ये भी ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और साथ साथ बैटर भी अच्छे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि ये नवाज को ज़्यादा चांस दे, नवाज को चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब सब मैचेस कराची के अंदर 3 हैं वनडे, गो के महकमे मौसमियात ने बारिश की भी पेशन गोई की है, समझिए इससे भी थोड़ा सा मैच मुतासिर होने का ख़तरा है। जी शहजादे भाई, जिस तरह से आप बता रहे हैं और जो वेदर रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन दिनों में कराची में बारिशें बिताई जा रही हैं। उस दिन भी जब आपने प्रोग्राम किया था, जिस दिन वो पिंडी में बारिश हुई थी, तो हमने यही कहा था ये मैनेजमेंट जब डेट्स फिक्स करती है तो कम से कम ये मैट ऑफिस से कम वहाँ से रिजल्ट ले लें कि इन दिनों में जो है वेदर कैसा रहेगा, बारिश तो नहीं है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये अलर्ट जारी हुआ कराची में, तो बाकायदा अलर्ट जारी हुआ बारिशों के लिए, तो अभी भी टाइम है, कम से कम बोर्ड को चाहिए वो अलर्ट पे निगाह दौड़ाए। और हो सकता है कि कराची में बारिश ना, मैचेस ना हो सके कंप्लीट, तो इनको चाहिए अभी से वेन्यूज जो है लाहौर में कर दें, पिंडी में कर दें, मुल्तान में कर दें, तो इनको चाहिए इस पे तवज्जो दें इस तरीके से। जाफर भाई आप क्या कहेंगे ये बैट ऑफिस के बारे में जो अलर्ट आया? देखें ये चीज़ तो है, क्योंकि कराची में जो है ना वो बारिश की पेशगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन माजी में ये भी देखा गया है कि पीसीबी ने जो अरेंजमेंट कर चुकी होती है फिर उसको चेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल इसी वजह से होता है कि हर चीज़ आपको टीमें यहाँ पे अभी पहुँचे नहीं है। आप कर सकते हैं कि आप जो अभी इक्विपमेंट नहीं आया ना किसी की, हाँ, लेकिन आप पिंडी में जो है ना आप आखिरी मैच है उसके बाद फैसला कर सकते हैं कि भाई फिर पिंडी में वनडे मैचेस हैं वहाँ, 2 वनडे मैचेस हैं वहाँ, क्योंकि मैचेस अगर शिफ्टिंग का मामला हो तो बेहतर है कि वहीं पर मैचेस करा लिए जाएं। देखिए फैसला यही होना चाहिए कि मैचेस होने चाहिए, बारिश से मुतासिर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान टीम को मैचेस मिलने चाहिए, वनडे कम से कम मैचेस मिलने चाहिए, क्योंकि बड़े अरसे बाद टीम आई है और 5 मैचेस मिले हैं, तो अगर यहाँ आके मैचेस जो है बारिश की नज़र हो जाते हैं तो हमें उसका कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को चाहिए मैच फिटनेस चाहिए। मैचेस खेलेंगे क्योंकि उसके बाद आपने एशिया कप खेलना है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है। जब आप मैचेस ही नहीं आपको मिलेंगे तो आप तैयारी कैसे करेंगे? बोर्ड को चाहिए इस पे तवज्जो दे और वेन्यू चेंज कर दे, तवज्जो दे। काशिफ साहब एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप है, बड़ी इसमें तनाज़ा पाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? तनाज़ा यही है कि आखिर में यही आएगा कि आईसीसी जब बोलेगी तो पाकिस्तान को लाजमी वहाँ पर जाके खेलना पड़ेगा, जबकि इंडिया नहीं चाह रहा है कि हम पाकिस्तान में आकर या इधर आके खेलें, मगर पाकिस्तान लाजमी जाना चाहिए, इसलिए कि उसको खेलना है और अपना वो करना। और अगर इनका अपना मौक़िफ़ है पीसीबी का, अगर वो अगर बैठती है और तो उनका मौक़िफ़ यही होगा जो आईसीसी का मौक़िफ़ होगा, कि वो तो उनको लाजमी कहेंगे कि आप आइए और ये एशिया कप खेलें। तो क्या कहेंगे एशिया कप और जो है वर्ल्ड कप के हवाले से? देखिए बड़ा अच्छा फैसला किया पीसीबी ने, और साफ साफ कह दिया है कि अगर वो नहीं आएंगे एशिया कप खेलने के लिए तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बड़ा अच्छा फैसला है और इसी तरह होना चाहिए, तगड़ा रहना चाहिए। लेकिन असल में लेकिन न्यूट्रल मुकाम पे तो खेलने को दोनों टीमें तैयार हैं। न्यूट्रल मुकाम पे खेलने को किसका फ़ायदा देखिए ना, पाकिस्तान के जो क्राउड, जो तरसा हुआ क्राउड है, जो देखना चाहता है कि अच्छे मैचेस पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होने चाहिए। कितने अरसे से पाकिस्तान में मैचेस नहीं हुए इंडिया पाकिस्तान के, हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि ये क्रूशल मैच होता है, ये आपको पता है 2 हरीफों की टीमों का मैच होता है, तो दुनिया भर की निगाहें इस मैच पे जमी हुई होती हैं। तो मेरे ख्याल में हर कोई चाहेगा कि ये दोनों का मैच हो और हमारे मुल्क में, और हम देखें जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से बातें चल रही हैं कि वो भी अपनी टेस्ट सीरीज़ जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया की करवाना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से क्राउड आया वर्ल्ड कप में आए, जिस तरह के मैचेस देखने के लिए आते हैं, तो वो भी चाह रहा है कि एक टेस्ट मैच की सीरीज़ जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाए, और पाकिस्तान और इंडिया की।
तो मेरे ख्याल में हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच उसके मुल्क में हो। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि उसके मुल्क के अंदर ये मैचेस हो। और शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होम ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर अगर होते हुए नजर आए तो उनको काफ़ी अरसे के बाद ये मैचेस देखने को मिलेंगे। काशिफ फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।